ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जो अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। मतलब एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उससे लिया गया है और मेन प्रोविजन उसी से है। और जो राइट को सस्पेंड करने वाला था, वो जो जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है। तो हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो पार्ट ये पार्ट 18 है, ठीक है, पार्ट 18 से 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक, ठीक है। तो इसमें ये जो है इमरजेंसी प्रोविजन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इनेबल करते हैं कि कोई भी जब एबनॉर्मल सिचुएशन हो उससे डील कर सके, ठीक है। जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल अग्रेशन से। मान लो कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर स्टेट्स हैं, गुजरात हो गया या राजस्थान हो गया, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान ने कभी अटैक किया इन पे, ठीक है, उसने तो वो हमारे देश पे अटैक माना जाएगा ना। तो ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अटैक को टैकल करे या रिपल्स करे, जो भी करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर जो सेंटर है उसको ये यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनको अपने अपने अधिकार में लेना पड़ेगा ना, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे जो हो। तो उसके लिए प्रोविजंस बने हैं ये, ठीक है, आर्टिकल 352 360, ठीक है। तो ये हमारे देश की जो सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस हैं। इनका जो इस्तेमाल है वो एक्सट्रीम सिचुएशन में करने के लिए कहा गया है, हिदायत जो है, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि कैसे इसका मिसयूज भी होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। मतलब जो हम कहते हैं ना यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की, एक ही सरकार की सत्ता, ठीक है। आपका फेडरल सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे समस्या से डिसॉल्व हो गए। जो करेगी पार्लियामेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट्स नहीं है उसमें, ठीक है, जब इमरजेंसी लगती है। तो स्टेट जो सेंटर उसके पास टोटल कंट्रोल होता है और फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी सिस्टम में बदल जाता है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर इन्वर्ट टू यूनिटरी विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता। अगर जब इमरजेंसी लग गई तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है और यूनिटरी सिस्टम लागू हो जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ का एक तरह से यूनिक फीचर है। अम्बेडकर जी ने इसको क्या बताया था? ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर what the circumstances, it cannot change its form and shape, it can never be unitary. On the other hand, Constitution of India can be both unitary as well as federal according to requirements of the time and circumstances. In normal time, it is framed to work as federal system, but in times of emergency, it is so designed to make it work through as unitary system. इसमें कंपेरिजन कर रहे हैं कि इंडिया का और अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, अमेरिकन जो फेडरलिज्म है उसमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम में, किसी भी तरह पे वो हमेशा फेडरल ही रहेगा, ठीक है। एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, मतलब स्टेट्स जो उनकी हैं, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वहाँ इमरजेंसी मतलब कितनी भी सिचुएशन, जैसे हमने देखा था जो 9/11 का अटैक था, ठीक है, 9/11 का अटैक के समय भी कोई भी वहाँ पे वैसा मतलब चेंज नहीं हुआ था, फेडरल सिस्टम ही था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नॉर्मल टाइम में वो फेडरल की तरह काम करेगा, मतलब स्टेट अलग है, सेंटर अलग है। लेकिन जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आएगी तो उसमें यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा, सेंटर सारी चीज़ हैंडल करेगा अपने आप, ठीक है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुए। तो हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी है, कौन कौन से? पहली, जो किसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन से हो, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। किसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन से हो, आर्टिकल 352, ये जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी कौन सी है? जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में, जिसके लिए हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, आर्टिकल 356, इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, ठीक है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हो। इसके लिए बेसिकली जो गवर्नर होते हैं ना, जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, वो अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपते हैं कि भाई देखो यहाँ पर इस स्टेट में, फला फला स्टेट में ठीक से चल नहीं पा रहा सब कुछ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक से काम नहीं कर रही है, या
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है, सरकार को हम बर्खास्त करेंगे और हमारा रूल चलेगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके लिए इमरजेंसी इस्तेमाल नहीं की गई, इमरजेंसी वर्ड नहीं इस्तेमाल की गई इस सिचुएशन में। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, जब हमारे यहाँ की जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी स्टेबिलिटी को खतरा होता है, तब ये लगता है। आज तक तो नहीं लगा है, उम्मीद है लगेगा भी नहीं, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला कौन सा इसमें है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किन किन ग्राउंड्स पर लगती है और उसमें क्या क्या चेंज आएंगे वो हम इसमें देखेंगे। फिर ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन। President can declare a national emergency when the security of India or part of it is threatened by war, external aggression और armed rebellion। ये तीन सिचुएशन है, ठीक है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है, मतलब किसी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया पे लड़ने जा रहे हैं, या कुछ एक्सटर्नल ग्रुप हैं या टेररिस्ट अटैक्स जैसे होते हैं, ठीक है, या आर्म रिबेलियन हो, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है इंसर्जेंसी वगैरह, या नक्सलाइट हो गया, ठीक है, उस केसेस में। It may be noted that President can declare a national emergency even before actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion, ठीक है, if he is satisfied that there is imminent danger, मतलब जरूरी नहीं कि वो अटैक हो चुका हो, वो वॉर शुरू हो चुकी है, उसके पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई वॉर होने वाली है तो हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये President can also issue different proclamation on grounds of war, external aggression, armed rebellion, or imminent danger thereof, whether or not there is proclamation already issued by him or such proclamation is in operation। मतलब अगर एक, मान लो कि पहले से इमरजेंसी लगी हुई है कोई, ठीक है, तो दूसरी इमरजेंसी भी उस पर लग सकती है, ऐसा नहीं कि एक चल रही तो वही चलती रहेगी, ठीक है। मान लो कि पहले आर्म रिबेलियन हुआ, ठीक है, तो एक इमरजेंसी लग गई, अब किसी दूसरे देश ने मौके का फायदा उठाया, उसने कह दिया कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं इंडिया पे, तो दूसरी इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है। तो उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि एक अगर है तो दूसरी नहीं लगेगी, दूसरी भी लगा सकते हो, ठीक है। दो तरह के प्रोक्लेमेशन एक साथ में लग सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है, ये बाद में लागू हुआ था। When a national emergency is declared on the ground of war, external aggression, it is known as external emergency। जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर कोई इमरजेंसी लगती है तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन कारण में, ठीक है, मतलब बाहर से कोई अटैक करेगा देश या कोई लोग, तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी है। जब आर्म रिबेलियन होगा, ठीक है, मतलब जो आर्म रिबेलियन नॉर्मली कंट्री के अंदर ही होगा ना, तो इसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी। तो जैसे इंसर्जेंसी है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे नक्सलाइट हैं, या मान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हैं, वो जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, ठीक है, इस केसेस में इंटरनल इमरजेंसी लग सकती है। फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी अप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और एनी पार्ट ऑफ इट। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो किसी, मतलब पूरे देश में लग सकती है या एक पार्ट में लग सकती है। मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में वो इंसर्जेंसी हुई है, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी वहाँ के लिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ही लागू होगी, बाकी सब जगह पर नहीं लागू होगी, ठीक है। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 enable the president to limit the operation of national emergency to a specified part of it, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में आई थी कि किसी एक पार्ट के लिए आप लगा सकते हो इमरजेंसी, जरूरी नहीं कि पूरे देश के लिए हमेशा लगाओ, ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज थर्ड ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट एक्सप्रेशन वाज टू वेग एंड अ वाइडर कंटेंशन, हेंस 44th अमेंडमेंट, मतलब इसमें कह रहा है कि 40 पहले जो था, जो तीसरा प्रोविजन है इमरजेंसी लगाने का, वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब बहुत वेग टर्म है। आप किस चीज को मानोगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या लोगे। मतलब जैसे हमने देखा था अभी जो रिसेंट लोग हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था 2012 में हुआ था, शायद 2012 के आसपास ना, 2011-12, और उसके बाद फिर वो रेप केस वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था 2012-13 में, ठीक है। अब वो पूरे नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, हर जगह रैलियाँ निकल रही थी, हर जगह प्रोटेस्ट भाषण दे रहे थे, तो क्या आप उसको मान लोगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है? नहीं मानोगे ना। मतलब किस हिसाब से कहोगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई पूरे हर जगह डिस्टर्बेंस है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो नॉर्मल है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो पहले लगा था हमारा इमरजेंसी अपने यहाँ जो लगा था इंडिया में 1975 में, वो इसी बेसिस पे लगाया था इन लोगों ने, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। उस समय प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, या जो उस समय की गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ,
तो उसको इन्होंने कह दिया कि इंटरनेट डिस्टर्बेंस के कारण हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो ये बड़ा वेग था। इसको बाद में फिर जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, उसमें 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया आर्म रिबेलियन से। ठीक है, आर्म रिबेलियन, जब तक कि वो हथियार नहीं उठा लेते ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब तक इमरजेंसी आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब अगर ये लोग हथियार उठा लेते हैं प्रोटेस्ट में, तब आप कहोगे कि नहीं अब आर्म रिबेलियन है, अब हम इमरजेंसी लगाना है। ठीक है, तो इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एज वर डन इन 1975 बाय कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 1975 में जो लगा था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगा था। मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देके इमरजेंसी लगाई गई थी। उसको रिप्लेस कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते हैं, अब आर्म रिबेलियन कर दिया गया। जब तक जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो बंदूक नहीं उठा लेते, तब तक मतलब आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, तब तक वो माना जाएगा कि लीगल है उनका प्रोटेस्ट। प्रेसिडेंट however can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation of cabinet। ठीक है, यहाँ ये पहला प्रोविजन है। ठीक है, ये पहला प्रोविजन है जहां पर कैबिनेट आया है शब्द। ठीक है, ये पहला प्रोविजन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे कैबिनेट शब्द आया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैबिनेट मेंशन नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हर जगह हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट नहीं है। कैबिनेट केवल इसी प्रोविजन में आया है। ठीक है, इमरजेंसी वाले प्रोविजन में। तो इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे जब उनको जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो रिटर्न में देंगे, लिख के अपने हाथ से लिख के साइन करके दो कि क्या कहते हैं इमरजेंसी लगाना है। जो जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं सबको लिख के देना होगा। ठीक है, this means that emergency can be declared only on the occurrence of cabinet and not merely on the advice of prime minister। 75 में यही होता है कि प्रेसिडेंट गए, वो प्राइम मिनिस्टर गए प्रेसिडेंट के पास और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगा दीजिए, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है देश भर में इमरजेंसी लग गई। तो ऐसे नहीं माना जाएगा। अब उनको लिख के देना पड़ेगा कि भाई प्रेसिडेंट की आप जाओ लिख के, तो प्रेसिडेंट को बताओ कि ठीक है यहाँ पे आर्म रिबेलियन या कुछ है और आपको इमरजेंसी लगानी है। ठीक है, तब तब वो लगाएंगे। 75 में कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया था कि इमरजेंसी लगा दीजिए। उन्होंने अपने जो कैबिनेट थे उससे कंसल्ट भी नहीं किया था कि इमरजेंसी लगानी है, मतलब अपनी मर्जी से कह सकते हो। कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म ऑन प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज मेड एज ए फेट अकम्पली। ठीक है, 44th Amendment Act of 1978 introduced this safeguard to eliminate any possibility of Prime Minister alone taking decision in this regard। ठीक है, 38th Amendment of 1975 13 made declaration of national emergency immune from judicial review, but this provision was subsequently declared deleted। अच्छा, जो 38 अमेंडमेंट आया था उसमें कहा था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब आपने इमरजेंसी लगा दी, उसका कोई नेशनल इमरजेंसी लगा दी, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कोई। ठीक है, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, तो उसने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। ठीक है, बात ही खत्म। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड इट इज ऑफ मालाफाइड और दैट the declaration was based wholly on external and irrelevant fact and is absurd और perverse। ठीक है, एक चीज होता है जैसे क्या, दो चीजें होती है ना, कहते हैं ओरल ऑर्डर, रिटन ऑर्डर। ठीक है, ओरल ऑर्डर और रिटन ऑर्डर। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं। जो ओरल ऑर्डर होता है आप उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने मतलब वो ऑर्डर कब दिया, कैसे दिया। ठीक है, ओरल ऑर्डर कैसे भी करके आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर रिटन ऑर्डर है तो उस डॉक्यूमेंट को आप वहां पे जाके कोर्ट में जाके जमा कर सकते हो कि देखो इन्होंने ऐसा ऐसा डिक्लेयर किया था, इसलिए ये अब ये गलत है सही है वो कोर्ट चेक करेगी। लेकिन ओरल ऑर्डर को नहीं, तो इसलिए कोर्ट कहती है हमेशा कि जो भी ऑर्डर जो मिनिस्टर्स देंगे किसी भी को भी, चाहे वो मतलब अपने जूनियर्स को उसको देना, ऑफिसर्स को देना, या पब्लिक में कर रहे हैं, तो वो उसको रिटर्न में देंगे। मतलब ये रिकमेंड करती है, आदेश नहीं दे सकते तो रिकमेंड करती है। ठीक है, ताकि इस चीज को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि उनके जो ऑर्डर्स हैं रिटर्न है और वो उन्होंने लिखित में दिया है कि हाँ हाँ ये चीजें हो सकती हैं या ये चीज करो, तो वो उसका सही या गलत वो कोर्ट देख सके। लेकिन ओरल में रहेगा तो कोई गारंटी नहीं ना कि क्या उन्होंने कहा, तुमने क्या सुना, या तुमने अपनी मर्जी से किया, तुमने कह दिया कि सर ने कहा था। ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। ठीक है, जो प्रोक्लेमेशन होगा उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है। ठीक है, तो कितने दिन में कराना है, एक मंथ के अंदर। ठीक है, जिस दिन इशू किया उसके एक मंथ के अंदर उसको कितने पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा। ठीक है, ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट वाज 2 मंथ, बाद में इसको 1 मंथ कर दिया गया। ठीक है,
कब 44th अमेंडमेंट में। इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट टाइम द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided that Rajya Sabha has in meantime approved it। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मान लो कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ठीक है। अब इनको इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अप्रूव कराना है, ठीक है, 1 महीना, 1 मंथ, 1 मंथ का टाइम मिला। अब इसमें 1 मंथ के अंदर क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा भाई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो इस जब लोकसभा फिर से बनेगी, बन के आई, और इसकी इस जब पहली सिटिंग होगी, पहली सिटिंग की 30 दिन बाद तक, ये 30 दिन बाद तक रहेगा, 30 डेज, ठीक है, 30 डेज तक चलेगा जो ये प्रोक्लेमेशन है, उसके बाद वो अपने आप ही खत्म मान लिया जाएगा, ठीक है, अनलेस अंटिल राज्यसभा इस एक महीने के टाइम में राज्यसभा ने उसको पास न कर दिया हो, ठीक है। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, 1 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा। अगर दोनों हाउस ने इसको क्या कहते हैं इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया तो वो 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। और इसको कई मतलब इनडेफिनेट टाइम तक जो है मतलब पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव किया जा सकता है, 6 6 महीने के लिए, हर 6 महीने पर उसको अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें इसमें था कि लोकसभा अच्छा, अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस समय उसी एक मंथ में राज्यसभा को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तब वो 30 दिन तक चलेगी, अदरवाइज वो डिसॉल्व मान ली जाएगी, वो भी खत्म मान ली जाएगी, ठीक है, ठीक है। मान लो कि लोकसभा है, उस 30 दिन के अंदर में मतलब उस 30 इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हुआ, इमरजेंसी लगी, और उस 30 दिन के अंदर ये जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो राज्यसभा है यहाँ पे, राज्यसभा को उसको पास करना पड़ेगा, तब तब क्या होगा, राज्यसभा ने पास कर दिया तो जब लोकसभा फिर से यहाँ पे आई तो इसकी 30 दिन तक वो इमरजेंसी चलेगी, अदरवाइज वो पहले ही खत्म मान ली जाएगी, ठीक है, सही है। डिसॉल्व, ठीक है, तो मतलब ऐसे कर सकते हो कि 30 दिन, 30 दिन प्लस जो भी टाइम वहां लगेगा वो, और उसके अलावा 30 दिन, मतलब इलेक्शन का टाइम, ये इलेक्शन, ठीक है, हाँ, 30 दिन प्लस इलेक्शन प्लस 30 दिन। अदरवाइज अगर नहीं होता, मतलब यहाँ पे राज्यसभा ने अप्रूव नहीं किया तो सिर्फ ये 30 दिन ही चलेगी, खत्म हो जाएगी उसके बाद। ये चीज कह रहे हैं, इफ अप्रूवल बाय बोथ हाउस, अगर दोनों हाउस अप्रूव करती हैं पार्लियामेंट की, तो वो जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 6 महीने के लिए बढ़ गया, फिर अगले 6 महीने बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ दोनों हाउस को अप्रूव करना पड़ेगा, और वो फिर 6 महीने के बाद फिर बढ़ जाएगी 6 महीने के लिए, ठीक है। फिर ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, इसमें रिपीटेशन की वो नहीं है कि वो हर 6 6 महीने पे वो अप्रूव होता रहे और बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिस प्रोविजन फॉर पीरियोडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल वॉज ऑल्सो added by Amendment Act 1978. Before that, the emergency, once approved by the Parliament, could remain in operation as long as executive desired। अच्छा, पहले क्या था कि एक बार अगर मतलब एक बार अगर पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया तो वो बहुत दिन तक चल सकती है, जब तक कि एग्जीक्यूटिव नहीं जाएगा, मतलब, ठीक है। पहले क्या था कि अगर पार्लियामेंट ने एक बार अप्रूव कर दिया तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, ठीक है, वो 2 4 साल 4 साल जितने साल भी कैबिनेट चाहेगा वो चलेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये चीज़ 6 महीने वाली लागू की गई कि 6 6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना होगा, ठीक है, 6 6 महीने पे, हर 6 6 महीने पे, तभी वो कंटिन्यू रहेगा। 6 महीने बाद फिर आपको अप्रूवल लेना होगा, वरना डिसॉल्व हो जाएगा, वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। If the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuance of emergency, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided that Rajya Sabha had meantime approved its continuation, ठीक है। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए बढ़ गया, ठीक है, अप्रूव किया दोनों हाउस ने, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों ने अप्रूव किया, तो ये 6 महीने के लिए बढ़ गई, जो इमरजेंसी थी वो 6 महीने के लिए बढ़ गई। अब इस 6 महीने के बाद
फिर से लोकसभा राज्यसभा को वो करना है, ठीक है, अप्रूव करना है लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा को। लेकिन क्या हुआ, इसी मेन टाइम में लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो गई, लोकसभा खत्म हो गई। तो राज्यसभा है, लेकिन तो राज्यसभा क्या करेगी, यहाँ पे पास कर दिया राज्यसभा ने, लेकिन लोकसभा का जब गठन होगा तो उसके 1 महीने तक, अगर राज्यसभा ने पास किया है तो उसकी 1 महीने तक ये चलेगा, ठीक है, वरना वो पहले डिसॉल्व हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो पहले ही खत्म हो जाएगा अगर राज्यसभा नहीं पास किया है तो, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, वो डिसॉल्व होगी नहीं। तो अगर लोकसभा नहीं है, इस दोनों ही केस में आपने देखा होगा, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा को जरूरी है कि वो पास करे उसको, तब वो सर्वाइव करेगा कि लोकसभा जब तक आती है, पहला सिटिंग होगा, उसके बाद 1 महीने तक वो इमरजेंसी प्रोविजन रहेगा, ठीक है, इमरजेंसी लागू रहेगी उस 1 महीने तक। उसी 1 महीने के अंतराल में इस लोकसभा को वो हाउस में पास करना है वो चीज़, ठीक है, इमरजेंसी को अप्रूव करना है, अदरवाइज वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर every resolution approving the proclamation of emergency or continuance must be passed by either house of parliament by special majority, ठीक है। मतलब जो भी प्रोक्लेमेशन वाली चीज है, ये इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करनी पड़ेगी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से नहीं। स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपका जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर हैं टोटल, 545 के आसपास है, ठीक है। तो इसकी मेजोरिटी कितनी आती है, 272 के आसपास आती है ना, 272 273 के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी कितनी हुई, 272 273, ठीक है। अब कम से कम इतने लोग होने चाहिए। अब इसका भी कह रहा है कि जो लोग वोट करेंगे और वहां पे प्रेजेंट और वोट करेंगे, वो इसके 2/3 होने चाहिए, ठीक है, 272, एटलीस्ट 272 के 2/3 होने चाहिए, ठीक है, इंटू 2/3 ऐसे, ठीक है। तो इतने होने चाहिए कम से कम, एटलीस्ट, ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। दिस स्पेशल मेजोरिटी प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। पहले पहले सिंपल मेजोरिटी से हो सकता था, पहले सिंपल मेजोरिटी से हो सकता था, बाद में इस कर दिया गया कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, मतलब जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी है उसको कैसे हटाना है, ठीक है। तो इसको प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम। सबसे मतलब दूसरा प्रोक्लेमेशन करेंगे, भैया इमरजेंसी खत्म हो गई, एक किया पहले कि इमरजेंसी शुरू हो गई, दूसरा किया खत्म हो गई, ठीक है। इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, खत्म करने के लिए। इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, खत्म करने के लिए नहीं चाहिए, मतलब अगर प्रेसिडेंट खत्म करते हैं तो, अदरवाइज मतलब पार्लियामेंट से भी हो सकता है, ठीक है। President must revoke the proclamation if the Lok Sabha passes resolution disapproving its continuation. Again, this safeguard was introduced by 44th Amendment Act of 1978. Before that amendment, the proclamation could be revoked by President on his own and Lok Sabha had no control in this regard. ठीक है, मतलब पहले क्या था कि प्रेसिडेंट ही, मतलब प्रेसिडेंट अपने आप ही हटा सकते थे इमरजेंसी, उसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं था। लेकिन बाद में ये 44th अमेंडमेंट आया और इसमें ये चीज़ जोड़ी गई कि अगर लोकसभा पास करती है बिल, रेजोल्यूशन पास करती है कि भाई ये हटा दो, क्या कहते हैं, इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट जो है वो हटा देंगे, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट आया, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 also provided that whereas 1/10 of the total number of members of Lok Sabha give a written notice to speaker or to president if the house is not in session, a special sitting of house should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of a proclamation। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि ये 44th अमेंडमेंट आया कि कम से कम 1/10 ऑफ मेंबर, ठीक है, 1/10 जो टोटल मेंबरशिप है, मतलब लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 545 के आसपास, ठीक है, इसके 1/10 अगर आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अगर एक रिटन नोटिस दी स्पीकर को या प्रेसिडेंट को, अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को देंगे, हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और कहा कि हमें स्पेशल सेशन मतलब स्पेशल सिटिंग ऑर्गेनाइज करनी है कि जो इमरजेंसी है उसको डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करने के लिए या उसको डिसअप्रूव करने के लिए। तो उस नोटिस के मिलने के 14 दिन बाद, मतलब उस 14 दिन के अंतराल में वो
मतलब उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए एक स्पेशल सेटिंग बैठाई जाएगी, ठीक है, ताकि वहां पर वो जो प्रोक्लेमेशन है उसको डिसअप्रूव कर सके, ठीक है। Resolution of disapproval is different from resolution approving the continuation of proclamation in following two ways. अच्छा कह रहा है कि जो मतलब continuation की जो resolution है और disapproval की दोनों अलग अलग हैं कुछ सेंस में। किस सेंस में? पहला, one is required to be passed by लोकसभा only, ठीक है, एंड द सेकंड इज नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस। मतलब जो कॉन्टिन्यूएशन वाली है वो दोनों हाउस से चाहिए, ठीक है, दोनों हाउस से चाहिए, लेकिन जो डिसअप्रूवल वाली है वो लोकसभा से हो सकती है, केवल लोकसभा से। फिर क्या है, फर्स्ट वन इज टू अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली एंड द सेकंड वन इज स्पेशल मेजोरिटी। जो अप्रूवल वाली है उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, हमने देखा, लेकिन डिसअप्रूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी भी चलेगा, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये बता रहा है। तो कई सारे चेंजेस हैं, इनको अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला, सेंट्रल स्टेट इलेक्शन में क्या अंतर आता है, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली है उस पर क्या चेंज आता है, और फंडामेंटल राइट पे क्या चेंज आता है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो उसको जिसको ये नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट करती है। तो सेंट्रल स्टेट इलेक्शन में क्या अंतर आता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि यूनिटरी हो जाती है ना सिस्टम पूरी, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज हो जाते हैं एक तरह से। तो एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज आता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को चली जाती है। सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्ट करते हैं हर चीज़ में, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, ठीक है। नॉर्मल टाइम में जो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मैटर पर दिया जाता है, हमने देखा था ना वो 245 के अंदर, 245-50 के आसपास। लेकिन इसमें इमरजेंसी का टाइम किसी भी चीज़ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दिया जा सकता है स्टेट को, एनी मैटर पे, ठीक, किसी मैटर पे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एकदम पूरी कंट्रोल में हो जाती है सेंटर के, कि जो वो कहेंगे वही स्टेट को करना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव क्या है कि इमरजेंसी के टाइम जो पार्लियामेंट होती है वो सबसे सुप्रीम हो जाती है एक तरह से, और वो जो स्टेट लिस्ट है उस किसी भी जो स्टेट लिस्ट में जो भी चीज़ें मेंशन है, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसके लिए पहले देखा था लॉ बनाने के लिए वो तीन तीन चार प्रावधान थे कि एक, या तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे, या फिर दो स्टेट मिलके कहें कि भाई इस पे लॉ बना दो, ठीक है, ऐसा था। या कॉन्करेंट लिस्ट में हुआ तो बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता ना पार्लियामेंट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपने आप ही चीज़ें शिफ्ट हो जाती है, स्टेट लिस्ट पूरी खुल जाती है पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, ठीक है, इमरजेंसी के केस में। इसका इसमें मतलब जो स्टेट है मतलब ना ही स्टेट की ना ही एग्जीक्यूटिव पावर सस्पेंड होती है, ना ही लेजिस्लेटिव पावर सस्पेंड होती है, लेकिन सारी ओवरराइडिंग पावर पार्लियामेंट को मिल जाती है। वो अपने आप ही लॉ बनाएगा और वो उस स्टेट को मानना पड़ेगा, ठीक है, या सारे स्टेट को मानना पड़ेगा, दोनों के लिए हो सकता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट सेंटर एंड द स्टेट इज सस्पेंडेड, दो द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड, इन ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी रेदर देन फेडरल, ठीक है। ये एक यूनिक एग्जांपल है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है इमरजेंसी के केस में वो यूनिटरी हो जाता है फेडरल की जगह, ठीक है। The laws made by Parliament on the state subject during the national emergency become inoperative 6 months after the emergency has ceased to operate, ठीक है। जो स्टेट सब्जेक्ट पर जो भी लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा, जब वो इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने तक ही वो लॉ चलेंगे, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। While the proclamation of emergency is in operation, President can issue ordinance on the state subject also if the parliament is not in session, ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जैसे नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है कि ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर करता है, ठीक है, गवर्नर करता है ऑर्डिनरी सिचुएशन में। लेकिन इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, ठीक है। फर्दर पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर और एंड इम्पोज ड्यूटीज अपॉन सेंटर और its officers and authorized in respect of matter outside the union list in order to carry out the laws made by it under its extended jurisdiction as a result of proclamation of emergency, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट किसी को भी एम्पावर कर सकती है या उस किसी पर भी ड्यूटी डाल सकती है कि सेंटर या इसके ऑफिसर या अथॉरिटी पर कि जो भी सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट के बाहर, मतलब स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, उन पर अगर कोई लॉ बना है तो उसको कैरी आउट करने के लिए वो अथॉरिटी किसी और को दे सकते हैं कि तुम भाई तुम देखो, तुम ये सब हमने लॉ बनाया इसको एग्जीक्यूट करो, ऐसा करके, ठीक है।
लेकिन 42nd Amendment Act of 1976 provided that two consequences mentioned above, executive and legislative, extend not only to state where the emergency is in operation but also to any other state. ठीक है, मतलब ना जैसे मान लीजिए कि हमने देखा ना अभी कि इमरजेंसी जरूरी नहीं कि पूरे इंडिया पे लगे, किसी एक पार्ट पर भी ले सकती है। ठीक है, किसी एक पार्ट पर लग गई तो अब इसमें कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है या लेजिस्लेटिव पावर है वो सिर्फ उस पार्ट के लिए नहीं लगेगा, वो पूरे इंडिया के लिए लग सकता है। ठीक है, सबके लिए होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल में क्या है? While the proclamation of national emergency is in operation, President can modify the constitutional distribution of revenues between center and state। ठीक है, नॉर्मली ये काम किसका होता है? फाइनेंशियल कमीशन का, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम सेंटर टू स्टेट। Such modification continues till the end of financial year in which emergency ceases to operate। Every such order of president has to be laid before the both house of parliament। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जब प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का तो लोकसभा जो है वो उसका जो टर्म होता है बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो होता है 5 साल का होता है, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट का। और फिर ये एक्सटेंशन जो है वो 6 महीने तक होता है। ठीक है, मतलब अगर जब वो खत्म होगा इमरजेंसी, उसके 6 महीने तक ये एक्सटेंशन होगा, उसके बाद खत्म वो भी। फिर जो फिफ्थ टर्म था लोकसभा का 1971 से 77 वाज एक्सटेंडेड 2 टाइम्स बाय 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, एक साल के लिए बढ़ाया गया था 2 बार। फिर सिमिलरली पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टर्नर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली by 1 year each time for any length of time during the national emergency, subject to the maximum period of 6 months after the emergency has ceased to operate। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट का तो बढ़ ही सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी बढ़ सकता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, हर साल के लिए, और कितनी बार भी बढ़ा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जब इमरजेंसी खत्म होगी तो उसके 6 महीने तक ही चलेगा और ये खत्म हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट के केस में क्या चेंज आएंगे? जो आर्टिकल 358 है और 359 है वो बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के कारण जो हमारे राइट है फंडामेंटल राइट वो कैसे अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 358 में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 ये इससे डील करता है, और जो आर्टिकल 359 है वो फंडामेंटल राइट जो इसके अलावा है। ठीक है, जैसे कि सारे बाकी राइट हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। इस मतलब आर्टिकल 19 और 20 21 के अलावा जो भी हमारे हैं वो सारे से डील करता है ये। ठीक है, आर्टिकल 359 358 केवल आर्टिकल 19 से डील करता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोविजन है। पहला क्या? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 9। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 सस्पेंशन व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड। ठीक है, आर्टिकल 358 के अंडर में जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बनाई मतलब इमरजेंसी इज मेड, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। नो सेपरेट order for their suspension is required। ठीक है, ठीक है। While the proclamation of national emergency is operation, the state is freed from restriction imposed by article 19। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 के तहत वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन abridging or taking away the 6 fundamental rights guaranteed by article 19। Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the 6 fundamental rights guaranteed by Article 19। When the national emergency ceases to operate, Article 19 automatically revives and comes into force। Any law made during emergency, any law made during emergency to the extent of inconsistency with Article 19 ceases to have effect। However, no remedy lies for anything done during emergency even after the emergency expires। This means that legislative and executive action taken during emergency cannot be challenged even after the मेडिसिन सीजन ऑपरेट। ठीक है, आर्टिकल जो 358 है 358 में कह रहा है कि जो हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट हैं 6 फंडामेंटल राइट हमें जो मिले हैं जो फ्रीडम मिले हैं आर्टिकल 19 के तहत वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो खत्म हो गया मतलब आपको जो वो बोलने का अधिकार और जाने का अधिकार एसोसिएशन का अधिकार ये सब मिला है वो सब खत्म हो जाएंगे, और वो तब तक खत्म रहेंगे जब तक कि इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, खत्म होने के बाद वो रिवाइव हो जाएंगे, आपके वापस मिल जाएंगे अधिकार, लेकिन जब तक इमरजेंसी है तब तक नहीं मिलेंगे। और उसके तहत कोई भी अगर कानून बनाया गया है, ठीक है,
पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया कि वो आपकी इन अधिकारों को ले रही है, मान लो कि बोलने का आज़ादी छीन ली, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। प्लस जो भी एक्शन लेगी गवर्नमेंट उस समय, जब तक इमरजेंसी है, जिसमें आपकी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सब का हनन हुआ है, ठीक है, उस पे उसके लिए आप इमरजेंसी खत्म होने के बाद या इमरजेंसी के दौरान कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, न दौरान न बाद में, दोनों टाइम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। 44th Amendment Act of 1978 restricted the scope of Article 358 in two ways. Firstly, six fundamental rights under Article 358 can be suspended only when the national emergency is declared on ground of war or external aggression and not on ground of armed rebellion. ठीक है. Secondly, only those laws which are related with emergency are protected from being challenged and no other laws. ठीक है. Also, executive action taken only such laws is protected. ठीक है. तो आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 44th आया था, ठीक है। जो 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में, उसमें दो चेंजेस किए थे। पहला कि जो आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम्स हमें मिले हैं वो कब सस्पेंड होंगे, दो केसेस में, केवल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, ठीक है। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में सस्पेंड होंगे, बाकी केसेस में नहीं होंगे, मतलब जो तीसरा केस है, ठीक है। और दूसरा का क्या कहा था कि कोई भी लॉ, जो भी लॉ बनाया जाएगा इमरजेंसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, उन्हीं को ही प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको ही चैलेंज नहीं कर सकते हो आप कोर्ट में, ठीक है। बाकी सारे को जो बाकी कोई अगर लॉ बना तो उसको चैलेंज कर सकते हो। प्लस जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा इन लॉज से रिलेटेड, उनको ही प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। इन लॉज से रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 359 है। आर्टिकल 359 बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो मतलब राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसको भी सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 सस्पेंड से कर सकते हो। दिस मीन्स दैट अंडर आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। मतलब किसी भी फंडामेंटल, इसमें कह रहा है कि आर्टिकल 359 के अंदर में, 359 के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं सस्पेंड हुए हैं, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है, उनका इन्फोर्समेंट, ठीक है, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है। तो द सेड राइट्स आर थ्योरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड, ठीक है, राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड। द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट relates only those fundamental rights that are specified in the presidential order। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो भी राइट्स का मेंशन होगा केवल वही सस्पेंड होंगे, ठीक है, बाकी नहीं, मतलब उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा, बाकी नहीं। तो प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेमेशन के लिए जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा उसमें बताया जाएगा कि आपके ये अधिकार खत्म है या इन अधिकारों को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें खत्म होंगी। Further, the suspension could be for the period during operation of emergency or for a shorter period as mentioned in the order. In the suspension order may extend to whole or any part of country. It should be laid before each house of parliament for approval। मतलब वही बात है कि जैसे जो प्रोक्लेमेशन होता है जैसे उसको दोनों हाउस के सामने रखा जाता है, उसी तरह इसको भी रखा जाएगा और उनको भी अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर while the presidential order is in force, state can make any law or can take any executive action abridging or taking away the a specific fundamental right. Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the specified fundamental rights. When the order ceases to operate, any law so made to the extent of inconsistency with the specific fundamental right causes to have effect, ठीक है। But to remedy lies for anything done during the operation of order even after the order ceases to operate. This means that the legislative and executive action taken during the operation of order cannot be challenged even on in order expires। इनमें कह रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई ये अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो स्टेट जो है कोई भी लॉ बना सकते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मतलब अगर वो फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहे हैं, ठीक है, जिनका मेंशन है उस ऑर्डर में, उसको वैसा एक्शन वो ले सकते हैं, वैसे कानून वो बना सकते हैं स्टेट, ठीक है। और ऐसा कोई भी कानून या एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो किसी भी कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकता कि वो फंडामेंटल राइट मेंशन है उसको एब्रिज कर रहा है। मान लो कि उन्होंने कह दिया कि
आपका ये फ्रीडम, कोई भी फ्रीडम है या फंडामेंटल राइट है, वो छिन जाता है। ठीक है, वो मतलब खत्म हो जाएगा उसका इन्फोर्समेंट। तो अगर उसके उससे रिलेटेड जो स्टेट है, स्टेट जो है उस उन्हीं जो ऑर्डर में जो मेंशन फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेके कोई प्रावधान, कोई लॉ बनाता है या एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कि ये इनकंसिस्टेंस है उस उन फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड में, नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने मेंशन कर दिया अपने उसमें ऑर्डर में। ठीक है, व्हेन द ऑर्डर सीजेस टू ऑपरेट, एनी लॉस वर मेड। अच्छा, जब जब प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है ये खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा, जब इमरजेंसी खत्म होगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर भी खत्म हो जाएगा, तो ये जो भी लॉ बनाए गए हैं, अगर ये जो इनकंसिस्टेंट है, ये भी खत्म हो जाएंगे उस समय। ठीक है, जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वो सारे जो लॉ हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। रेमेडी मतलब कि जब मान लीजिए कि कोई लॉ बनाया गया या एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन थे। ठीक है, तो अब जो भी लॉ बनाया गया या कोई एक्शन लिया गया उस जब तक ऑर्डर है, ठीक है, उसके उसके दौरान, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उसके लिए आपको कोई राहत नहीं मिलेगी जो उस समय एक्शन लिए गए हैं या लॉ बनाया गया था। 44th Amendment of 1978 restricted the scope of Article 359 in two ways. 44th Amendment ने दो तरह से इसको restrict किया जो आर्टिकल 359 था। कैसे? President cannot suspend the right to move to court for enforcement of fundamental right guaranteed by Article 20 and 21. In other words, the right to protection in respect to conviction of offence and right to life and personal liberty remain enforcement during the during emergency. Secondly, only those laws which are related to emergency are protected from being challenged, and no other laws are and executive action only under such law is protected। ठीक है, मतलब जो अमेंडमेंट 44 था उसमें दो नए दो नई चीजें लाई थी। ठीक है, इस आर्टिकल 359 के लिए पहला क्या था कि प्रेसिडेंट जो है वो लोगों के जो अधिकार है कोर्ट जाने को, अपनी जो राइट मतलब एक आर्टिकल 20 है और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, इनको इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई कोर्ट जाता है तो उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है, पहला था। जी, दूसरा क्या था कि जो लॉ बनाए गए हैं इमरजेंसी के टाइम, ठीक है, वो अ, अच्छा वो मतलब only those laws which are related with emergency are protected from being challenged, and no other laws and executive action taken only under such law is protected। इनका कहना है कि जो लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम, वो तो प्रोटेक्टेड है मान लो। ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन उनको मतलब चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो लॉज इमरजेंसी से रिलेटेड हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो लॉ और उसका एग्जीक्यूशन है, ठीक है, और उस लॉ से रिलेटेड उसको क्या कहते हैं, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं है। तो आपने एक सुना होगा एडीएम जबलपुर केस। ठीक है, एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस, इसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है, उसको शायद पुलिस या जो भी है उठा ले जाती है। ठीक है, अब उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट ये बोल के हाथ खड़ा कर देता है कि ये जो प्रोविजन है इसमें कहा गया है कि आप कोर्ट नहीं आ सकते हो अपने अधिकारों के लिए इस इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, मतलब आर्टिकल 21 के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये पहले था। ठीक है, पहले एडीएम जबलपुर केस आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं, तो इसको फिर से पढ़ लेना। तो उसमें ये बड़ा बदनाम केस है इसलिए माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उस समय कितना असहाय हो गया था, या कितना वो हो गया था, कमजोर कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम रिट नहीं इशू कर पाएंगे, हैबियस कॉर्पस इशू नहीं कर पाएंगे, कि क्योंकि वो फिर आर्टिकल 21 को इन्फोर्स करेगा और ये प्रावधान नहीं है इस इमरजेंसी में, इस प्रोविजन में। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही बाद में आर्टिकल ये अमेंडमेंट 44 आया था, जिसमें कहा गया कि भाई आर्टिकल 20 और 21 को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट जाने से। और दूसरा कि जो भी मतलब जो भी एक्शन लिए जाएंगे उन लॉस के अलावा उनको प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो लॉ से रिलेटेड जो एजुकेशन है उन्हीं को ही प्रोटेक्शन है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 358 और 359। ठीक है, इसमें
क्या 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 डिफरेंस है आर्टिकल 358 और 359 में? आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 इज कन्फाइंड टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ओनली। ठीक है, जो 358 है वो सिर्फ आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, whereas आर्टिकल 359 extend to all those fundamental rights whose enforcement is suspended by presidential order। ठीक है, 58 में केवल आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, और मतलब आर्टिकल 359 में वो सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे जिनका मेंशन है और प्रेसिडेंट ऑर्डर में। ठीक है, फिर आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एज सुन एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। On the other hand, Article 315 does not automatically suspend any fundamental right, only empowers the President to suspend the enforcement of specified fundamental right। ठीक है, फिर Article 358 operates only in case of external emergency, that is uh, that is when the emergency is declared on the ground of external war or external aggression, and not in case of internal emergency। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी जो आर्म रिबेलियन पर हो। ठीक है, आर्टिकल 359 ये कब करता है? दोनों केस में, एक्सटर्नल इमरजेंसी केस में भी, इंटरनल इमरजेंसी केस में भी। ठीक है, आर्टिकल 358 क्या है? इज सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, while Article 359 suspend the enforcement of fundamental right for a period specified by President, which may either be the entire duration of emergency or shorter period। ठीक है, मतलब कह रहा है कि आर्टिकल 350 के अंदर 58 के तहत जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे वो इमरजेंसी के पूरे दौरान के लिए सस्पेंड होंगे। ठीक है, और लेकिन जो आर्टिकल 359 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होगा वो शॉर्टर पीरियड के लिए हो सकता है या पूरे इमरजेंसी के टाइम के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 358 एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री, वेयर आर्टिकल 359 मे एक्सटेंड टू एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जो 358 है आर्टिकल वो देश के लिए होगा, लेकिन जो आर्टिकल 359 वाला है वो पूरे देश के लिए या किसी पार्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 350 सस्पेंड आर्टिकल 19 completely, while आर्टिकल 359 does not import the suspension of enforcement of आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, Article 358 enables the state to make any laws or take any executive action inconsistent with fundamental right under Article 19, while Article 359 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by special order। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो आर्टिकल 358 है वो स्टेट को मतलब स्टेट को इनेबल करता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं, फंडामेंट जो भी मतलब वो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो आर्टिकल 19 में मेंशन फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। ठीक है, तो वो ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं आ सकते ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन जब आर्टिकल 359 है, जो आर्टिकल 359 है वो स्टेट को कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन एक्शन मतलब जो कि फंडामेंटल राइट से मतलब उन्हीं फंडामेंटल राइट के लिए उनको वो देगा, इम्यूनिटी देगा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन है। मान लो कि प्रेसिडेंट ऑर्डर में क्या क्या मेंशन है, 20 और 21 नहीं मेंशन कर सकते। ठीक है, 20 और 21 नहीं मेंशन कर सकते, उसके अलावा मान लो कि 25 को मेंशन कर दिया, तो 25 की को वायलेट करने वाला कोई लॉ या रूल बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो वैलिड होगा उस समय के लिए, उस समय के लिए जब तक कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसमें लागू हुआ है। ठीक है, similarly, between Article 358 and Article 359, both provide immunity from challenge to only those laws which are related with emergency and not other laws। ठीक है, and both executive action only under laws which that is protected by both। ठीक है, कह रहा है कि सिमिलरिटी क्या है दोनों में कि उन्हीं उन्हीं लॉज को क्या कहते हैं इम्यूनिटी है जो इमरजेंसी से रिलेटेड है और बाकी लॉज को नहीं है, प्लस उन्हीं एग्जीक्यूटिव एक्शन को इम्यूनिटी है जो उन लॉज से रिलेटेड है जिनको इम्यूनिटी है। ठीक है, बाकी को नहीं है। डिक्लेरेशन सो फार इमरजेंसी, दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स। कौन कौन से भाई? 1962, 1971 और 1975, 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है अपने यहाँ। ठीक है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज issued October 1962 on account of Chinese aggression in Nifa and was in force until
जनवरी 1968। तो पहला जो लगा था 1962 में लगा था, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये 1961 तक 1968 तक था। ठीक है, वॉर तो कब की खत्म हो गई थी, उसके बाद भी ये चला ही चल रहा था। A fresh proclamation was not needed at time of war against पाकिस्तान इन 1965। ठीक है, 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुई, तब तब भी इमरजेंसी चली रही थी, इसलिए नई नई जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन दिसंबर 1971 in wake of attack by Pakistan, even when this emergency was in operation. Third proclamation of national emergency was made in uh, June 1975. Both second and third proclamation were revoked in March 1977। ठीक है, तो 71 में दूसरा इमरजेंसी लगा था जो कि चल ही रहा था तब। 1975 में तीसरा इमरजेंसी लगाया गया। ठीक है, और ये दोनों दूसरे और तीसरे मार्च, जो इमरजेंसी है वो मार्च 1977 में खत्म किए गए थे। ठीक है, द फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशन 1962 और 71 वर मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, while the third proclamation was made on the ground of internal disturbance। ठीक है, पहले जो थे वो एक्सटर्नल एग्रेशन पे, ठीक है, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन में देखा था, लेकिन जो तीसरा वाला था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगाया गया था। दैट इज सर्टेन पर्सन हैव बीन इंसाइटिंग द पुलिस एंड आर्म फोर्सेस अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड देयर नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, emergency declared in 1975 proved to be most controversial. There was widespread criticism। अच्छा है, और वो तो देखा ही था भाई। ठीक है, शाह कमीशन, हाँ इसके लिए शाह कमीशन बैठी थी, शाह कमीशन इंपॉर्टेंट है। टू इन्वेस्टिगेट द सर्कमस्टांसेस दैट वारंटेड द डिक्लेरेशन ऑफ emergency in 1975, commission did not justify the declaration, ठीक है, of the emergency। 44th amendment act was enacted in 1978 to introduce a number of safeguards against misuse of emergency provision। ठीक है, सही है। फिर प्रेसिडेंट्स रूल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 355, मतलब होता तो 366 के अंदर, 356 के अंदर होता। ठीक है, हम्म, लेकिन 355 पे क्या है कि जो सेंटर बताएगा कि जो सेंटर है उसकी ये ड्यूटी है एक तरह से कि वो देखे कि स्टेट में जो काम चल रहा है, स्टेट में जो भी फंक्शनिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसी की ड्यूटी है कि जो, मतलब अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है स्टेट में, तो उसको वो अपने हाथों में ले। ठीक है, आर्टिकल 355 imposes a duty on the state in the center, duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of constitution। It is the duty of the it is the duty in the performance of which state नहीं, which the center takes over the government of state under Article 356 in case of failure of constitutional machinery in state, popularly known as President's Rule, or it is also known as state emergency or constitutional emergency। President's Rule can be proclaimed under Article 356 on two grounds, one mentioned in Article 356 itself and another 365। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट रूल दो तरीके से लग सकता है, दो कंडीशन में लग सकता है। पहला जो 356 में ऑलरेडी मेंशन है, और दूसरा 365 में। ठीक है, 356 में क्या मिशन है कि उस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। ठीक है, 356 में 65 में क्या है, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried out in accordance with the constitution, with the provision of constitution, notably the president can act either on report of governor of the state or otherwise it is without the governor's report। ठीक है, 356 में तो उनको रिपोर्ट जरूरी है, सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अच्छा 356 बता रहा है, तो 356 में जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे कि उनको लगता है कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है। तो अब वो या तो गवर्नर की रिपोर्ट पे ये एक्शन ले सकते हैं या खुद ही, ठीक है, खुद ही एक्नॉलेज कर लिया। 365 में क्या बता रहा है कि whenever a state fails to comply with the given effect of any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that situation arisen in the in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। इसमें जो 365 है, ठीक है, 365 में क्या मेंशन है कि अगर स्टेट सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया, ठीक है,
सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को, स्टेट उसको नहीं कंप्लाई किया, ठीक है, तो ये सेंटर के ऊपर है कि प्रेसिडेंट ये समझ लेंगे कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई है, स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्रोविजन के हिसाब, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, ये लग जाए ऐसे, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशूज, ठीक है। उसमें हमने देखा था कितना चाहिए था, 1 मंथ, नेशनल वाले में 1 मंथ और स्टेट वाले में 2 मंथ बोला है, ठीक है। हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड at the at time when the Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the provision, the proclamation survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided the Rajya Sabha approve it in the meantime, ठीक है। बोल रहा है कि जैसे मान लो कि इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, जो वहाँ पे केस था, देखिए इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो गया, इमरजेंसी लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब 1 महीने का टाइम है, उनको 2 महीने का टाइम था, 2 महीने का टाइम में नहीं कर पाए, तो अब जब लोकसभा फिर से कन्वीन होगी, ठीक है, जब फिर से बन के आएगी डिसोल्यूशन के बाद, इलेक्शन के बाद, तो उसके 1 महीने तक ये चीज़ वैलिड होगी, जो भी प्रोक्लेमेशन था स्टेट इमरजेंसी के लिए, वो 1 महीने तक वैलिड होगी, उसके बाद एक्सपायर कर जाएगी। लेकिन क्यों तब तक ही होगी जब तक राज्यसभा यहाँ पे पास न कर दे, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों को पास करना है ना, तो अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो स्टेट का वो वेट कर लेगी 1 महीने तक, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का वेट कर लेगी 1 महीने तक। उसके बाद क्या है, अगर दोनों हाउस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने देखा था जो नेशनल इमरजेंसी के केस में भी 6 महीने तक बढ़ रहा था, 6 महीने तक, और हर 6 6 महीने बढ़ रहा था, मतलब अप्रूव करते जाओ 6 महीने पे। पर यहाँ का है, यहाँ तो जैसे मतलब 6 महीने के लिए बढ़ गया, ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो, इन 6 6 महीने को सिर्फ 3 साल तक लिए बढ़ा सकते हो, 3 साल के लिए, ठीक है। या इफ इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ, ठीक है। हर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो, लेकिन केवल 3 साल के लिए बढ़ा सकते हो, तो 6 6 महीने 6 6 महीने करके 3 साल तक निकाल सकते हो। However, if a dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 6 months without approving the further continuance of President's rule, then proclamation survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha and after its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved its continuance, ठीक है। कह रहा है कि जो 6 महीने का टाइम होता है, उसके मान लो कि बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या होगा, तो उस 6 महीने के अंदर में अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है तो लोकसभा के हिस्से में बचा है, तो लोकसभा जब भी कन्वीन होगी, जो उसकी पहली सीटिंग होगी, उस पहली सीटिंग के 30 दिन बाद तक ये चलता रहेगा, मतलब जो भी जो भी था ये, ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, वो अगले 30 दिन तक चलेगी, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी अगर लोकसभा ने पास नहीं किया। राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा ने पास नहीं किया, तो every resolution approving the proclamation of President's rule or its continuation can be passed by either house of the parliament by simple majority, that is majority of the member of, ठीक है। उसमें हमने देखा था स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी केस में, प्रेसिडेंट रूल के केस में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। नेशनल मेजोरिटी के नेशनल इमरजेंसी के केस में जब हमें पास करना होता था अप्रूव में, अप्रूव करने में, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रिवोक करना हो तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, ठीक है। हम्म लेकिन यहाँ बोल रहा है कि स्टेट पर इमरजेंसी लगाने के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन टू पुट रिस्ट्रेंट ऑन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 year, ठीक है। Thus, it provided that beyond 1 year, President's rule can be extended by 6 months at a time only when the following two conditions are fulfilled. कौन कौन सी? A proclamation of national emergency should be in operation in the whole of India or in words or any part of
state. ठीक है. State election commission must certify that the general elections to the legislative assembly of the concerned state cannot be held on the account of difficulties. A proclamation of president's rule may be revoked by the president at any time subsequent proclamation. ठीक है. इसमें कह रहा है कि 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, उसने कुछ नए प्रोविजंस इसमें इंसर्ट किए. ठीक है. जो पावर प्रेसिडेंट की पावर है प्रोक्लेमेशन स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, उनको कहा कि 1 साल के बाद वो कुछ सर्टेन केसेस में ही बढ़ा सकते हैं. ठीक है. Thus it provided that beyond 1 year the president's rule can be extended only by 6 months at a time and only when the मतलब अभी तक ही 6 महीने बढ़ा दो. ठीक है. 3 साल तक ऐसे 6 महीने बढ़ा दो. लेकिन इसमें क्या रहा है कि जो 1 साल होता है, 1 साल के बाद जब 6 महीने बढ़ाना होगा ना, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी. उससे अगर उसको अगर मतलब मीट करेगा, तभी क्या कहते हैं ये 6 महीने के लिए बढ़ेगा नेक्स्ट. ठीक है. तो उसमें पहला क्या था, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शुड बी ऑपरेशन इन नेशनल इमरजेंसी. अगर देश भर में नेशनल इमरजेंसी है तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए बढ़ेगा. ठीक है. वरना नहीं बढ़ेगा. और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये बताएं कि जो जनरल इलेक्शन है स्टेट असेंबली में होना है वो अभी नहीं हो पाएगा कि कुछ डिफिकल्टी के कारण. ठीक है. तो वहां पर वो नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक, मतलब वो स्टेट इमरजेंसी, सॉरी. मतलब इन 2 केसेस में ही ये केस हुआ और ये केस हुआ, तभी वो 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो. ठीक. अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते हो. पहले था कि 6 महीने के लिए बढ़ाते जाओ, हर 6 महीने पे बिल पास कर दो, मतलब रेजोल्यूशन पास कर दो और बढ़ाते जाओ. लेकिन बाद में ये 44th अमेंडमेंट आता है, इसमें 2 कंडीशन जुड़ी गई थी कि ये 2 कंडीशन मेट होंगी तभी आप 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो. ठीक है. फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल के क्या मतलब वो होते हैं. प्रेसिडेंट्स रूल में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो बचे रहते हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता. जो स्टेट की पावर है उन्हीं को दिक्कत होती है. ठीक है. तो प्रेसिडेंट्स रूल में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है एक तरह से. ठीक है. President acquire the following extraordinary powers when President will impose on a state. He can take up the function of state government and powers vested in the governor or any other executive authority of the state. He can declare that the power of the state legislature are to be exercised by the parliament. ठीक है. पहला कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं या जो पावर्स गवर्नर या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में निहित हैं, ठीक है, जो स्टेट में, उनको वो ले सकता है, उनको अपने पास ले सकता है. और वो जो मतलब उनके पास अधिकार है कि वो बताएं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कौन एक्सरसाइज, वो पार्लियामेंट, उसके फंक्शंस को पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है. ठीक है. जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है उसको पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है. इन 2 केसेस में ये है. तीसरा क्या है, ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट. ठीक है. ठीक है. मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड करने के रिलेशन में कोई भी जो मतलब प्रावधान है वो ले सकते हैं. Therefore, when President's rule is imposed in the state, the President dismisses the State Council of Ministers headed by Chief Minister. The State Governor, on behalf of President, carries on the state administration with the help of the Chief Secretary of State or the advisors appointed by President. ठीक है. This is the reason why a proclamation under Article 356 is popularly known as imposition of President's rule in a state. Further, President either suspend and or dissolve the state legislature assembly. ठीक है. जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट पर, वो वहां की असेंबली को चाहे तो सस्पेंड कर दें चाहे डिसॉल्व कर दें. ठीक है. और जो पार्लियामेंट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स होती हैं वो पार्लियामेंट में चली जाती हैं. ठीक है. तो जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके जो फंक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट करती है. ठीक है. पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटीज स्पेसिफाइड बाय हिम इन दिस रिगार्ड. ठीक है. मतलब पार्लियामेंट जो है वो
पावर को डेलीगेट कर सकती है, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है, या किसी और अथॉरिटी को जो उनके बिहाफ पर जिन जो इन इस पावर का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। प्रेसिडेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन प्रेसिडेंट और other specified authority can make laws conferring powers and imposing duties on the center or its officers and authorities, ठीक है। पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन, अच्छा, पार्लियामेंट या उसके डेलीगेशन के केस में प्रेसिडेंट या कोई और स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है वो मतलब किसी मतलब सेंटर पर या उसके किसी ऑफिसर पर ये सारी ड्यूटीज इम्पोज कर सकती हैं कि वो इनको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अदर अथराइज President can authorize, when the Lok Sabha is not in session, expenditure from the state consolidated fund pending its sanction by the Parliament. Or President can promulgate, when the Parliament is not in session, ordinances for the governance of state. ठीक है. A law made by Parliament or President or any other specified authority continues to be operative even after the President's rule. This means that the period for which such a law remain in force not coterminous with the, अच्छा, इसमें कह रहा है कि जब जो भी कानून बनाए गए हैं उस प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान वो खत्म नहीं होते। अगर प्रेसिडेंट्स रूल उस स्टेट में खत्म मतलब खत्म हो गया तो वो जो लॉज बनाए गए हैं वो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उन लॉज को वो स्टेट जो है रिपील या अल्टर कर सकती है, अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, ठीक है, वो स्टेट कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करती है तो वो लॉज जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम वो चलते रहेंगे वैसे ही, ठीक है। It should be noted that the president cannot assume himself the power vested in the concerned state high court or suspend the provisions of constitution relating to it, ठीक है। हाई कोर्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते ये, सिर्फ एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर से कर सकते हैं। इन अदर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन स्टेटस पावर एंड फंक्शन कंसर्न हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट रिमेन सेम इवन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। फिर यूज ऑफ आर्टिकल 356, यूज क्या इसका मिसयूज हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। तो कितना 125 बार, 125 या उससे ज़्यादा बार हो चुका है इसका ये। तो इसमें कंपैरिजन दिया है आर्टिकल 356 का और 352 का, मतलब प्रेसिडेंट्स रूल और इमरजेंसी का, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या है भाई, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है। It can be proclaimed और उसके मतलब प्रेसिडेंट रूल क्या है, it can be proclaimed when government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution due to reasons which may not have any connection with the war, external aggression और armed rebellion, ठीक है। उसके बाद क्या है, during its operation the state executive and legislature continues to function and exercise the power assigned to them under constitution. Its effect is that center gets concurrent power of administration and legislation in state, ठीक है। मतलब जब इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वो वैसे ही फंक्शन करते रहते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है या सेंटर है उसको कंकरेंट पावर मिल जाती है उन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, ठीक है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसमिस कर दी जाती है, ठीक है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है तो सस्पेंड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब बेसिकली वो फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। या तो डिसॉल्व हो गया, सस्पेंड हो गया तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास चले गए। तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर स्टेट, ठीक है। इन ब्रीफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एज्यूम्ड बाय द सेंटर, ठीक है। फिर नेशनल इमरजेंसी का केस है, अंडर दिस द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट इनोमिनेटेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली बाय इटसेल्फ एंड दैट इज इट कैन नॉट डेलीगेट द सेम टू एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी, ठीक है। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता फंक्शन। लेकिन जब मतलब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो पार्लियामेंट जो है वो अपने पावर को डेलीगेट भी कर सकता है, किसी को दे दे कि भाई तुम बना लो इसके लिए लॉ, ठीक है। टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय अंडर हिम, ठीक है। तो वो चाहे तो प्रेसिडेंट को दे दे वो पावर या किसी और अथॉरिटी को जो उनके अंडर में हो या उनके द्वारा स्पेसिफाई किए गए हो।
So the practice has been for the president to make laws for the state is in consultation with the member of parliament, members of parliament from the state. Such laws are known as President's Act. ठीक है. There is no maximum period prescribed for its operation. ठीक है. यहाँ कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है इसका ऑपरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था 3 साल है. ठीक है, 3 साल का लिमिट है कि 3 साल तक ही उसको बार बार वो कर सकते हो. फिर नेशनल मेडिटेशन क्या है, रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद स्टेट अंडरगोस मॉडिफिकेशन. यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ ओनली दैट स्टेट, उसी स्टेट का ही सिर्फ जो रिलेशनशिप है सेंटर से वो मॉडिफाई होगा. एवरी रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट अप्रूविंग इट्स प्रोटेक्शन और इट्स कॉन्टिन्यूस मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी. यहाँ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी चाहिए. ठीक है. फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट रूल केस में फंडामेंटल राइट पर कोई असर नहीं होता. फिर लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन. देयर इज नो सच प्रोविजन. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए लोकसभा रेजोल्यूशन पास मतलब पास कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल खत्म करने के लिए किसी स्टेट में उसके लिए लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है. ठीक है, खत्म नहीं कर सकते इसको. प्रेसिडेंट अपने आप रिवोक कर सकते हैं, वरना 3 साल तक तो चलेगा ही. ठीक है, 6 महीने बढ़ा के 3 साल तक कर सकता है. पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा था, पंजाब में 1951 में. ठीक है, और अभी तक अगर माने तो बहुत जगह लग चुका होगा. ठीक है. फिर व्हेन जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन टू द लोकसभा in 1977 आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी, रूलिंग कांग्रेस पार्टी लॉस्ट इन अच्छा जनता पार्टी केम टू पावर. द न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई इम्पोज्ड. मतलब कह रहा है कि एक तो इसमें पहले बताया कि 1951 में पहला इमरजेंसी लगा, वो प्रेसिडेंट लगा था पंजाब में. उसके बाद लोकसभा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 1977 में, इमरजेंसी के बाद. ठीक है, तो जो सेंटर में कांग्रेस पार्टी थी वो हार गई, और उसकी लेकिन जो गवर्नमेंट थी अलग अलग स्टेट में वो थी. ठीक है, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई सेंटर में, तो उसने क्या किया कि जितनी भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की अलग अलग स्टेट में, उन सब पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया. मतलब ऐसे 9 स्टेट थे जहाँ पर सीधे सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा था बिना किसी वजह के. वेयर द कांग्रेस पार्टी वॉज इन पावर ऑन द ग्राउंड दैट इट द असेंबलीज इन दोज स्टेट्स नो लॉन्गर रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द इलेक्टोरेट. ठीक है, कांग्रेस पार्टी रिटर्न इन पावर 98. इट डज सेम इन 9 स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम. ठीक है. फिर 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, और वो वही चीज करती है जो मोरारजी देसाई ने किया था उन 9 स्टेट में, वहाँ की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया. ठीक है. फिर 1992 में प्रेसिडेंट रूल बीजेपी स्टेट पे लगा था, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में. ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने लगाया था दैट दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग सिंसियरली द बैन इम्पोजिंग बाय द सेंटर ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन. फिर बुमई केस आया था. ठीक है, बुमई केस 1994. सुप्रीम कोर्ट upheld that the validity of this proclamation on the ground that secularism is basic structure of constitution. ठीक है. फिर but the court did not upheld the validity of the imposition of president's rule in Nagaland 1988, कर्नाटका 1989 और मेघालय in 1991. ठीक है, अम्बेडकर से पूछा गया था इस चीज के लिए, तो अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर एंड वुड बी यूज्ड ओनली एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज किया गया कि सब इससे डरते हैं. However, the subsequent event shows that that was hope dead letter constitution. ठीक है. एच.वी. कामत ने क्या कहा था डॉक्टर अम्बेडकर से कि डॉक्टर अम्बेडकर इज डेड एंड आर्टिकल आर सो वेरी मच लाइक. अच्छा, एच.वी. कामत ने क्या कहा था. ठीक है, बता दें. स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये इंपॉर्टेंट है. जो 38th अमेंडमेंट है 1975 में, उसने कहा था कि made satisfaction of precedent in invoking Article 356 final and conclusive, which could not be challenged in the court or any ground. But this provision subsequently deleted by of अच्छा 38th अमेंडमेंट आया था, उसने आर्टिकल 356 मॉडिफाई किया था और कहा था कि ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पर. ठीक है, लेकिन आर्टिकल अमेंडमेंट 44 आया 1978 में, उसने इस प्रोविजन को हटा दिया फिर से. ठीक है, तो उसमें कहा कि जो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है. ठीक है, तो बम्बई केस 1994 में कुछ प्रपोजिशंस बनाए गए थे.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि किस किस केस में प्रेसिडेंट रूल आप लगा सकते हो आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मतलब पहला कहा था कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन, सॉरी, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये हमने कई केसेस में देखा, नमाम राबिया केस आपने देखा होगा, नहीं नमाम राबिया तो उससे, नमाम राबिया केस तो उससे क्या कहते हैं, स्पीकर केस है, ठीक है। और दूसरा इसमें कहा कि प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, वो जुडिशियल, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, मतलब आप आपने किस सर्कमस्टांसेस में लगाया है वो हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी हमने देखा था ऊपर कि इसके लिए कोई रेलेवेंट मटेरियल नहीं जरूरत पड़ती है, प्रेसिडेंट अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पर इस स्टेट में जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो इस पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। तो वो गवर्नर को बताना पड़ेगा उसमें। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेसिडेंट को मतलब पीएम ने एडवाइस किया कि भाई इमरजेंसी लगा दो, लगा दिए, ठीक है। तो इसमें इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी प्रेसिडेंट मतलब डिसाइड करेंगे उसके लिए कोई रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे कहा कि यहाँ पे जो है जो मशीनरी है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, उसके लिए कुछ रेलेवेंट मटेरियल, कुछ प्रूफ होंगे, साक्ष्य होंगे तब। द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन रिलेवेंट irrelevant or extraneous ground or if it is was found to be malified or perverse, ठीक है। burden lies on the center to prove th- that relevant material exists to justify the imposition of president rule, ठीक है। the court cannot go into the correctness of material or its adequacy but it can see whether it is relevant or action or relevant to the action, ठीक है। मतलब कोर्ट इस चीज में नहीं जाएगी कि वो जो मटेरियल दिया गया है वो एकदम करेक्ट है या नहीं, लेकिन वो उसकी रेलेवेंस को चेक करेगी कि रेलेवेंट है या नहीं, जिसके बेसिस पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, ठीक है। इफ द कोर्ट होल्ड दैट if court holds the presidential proclamation to be the unconstitutional and invalid, it has power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly if it was suspended on or dissolved, ठीक है। State legislative assembly should be dissolved only after parliament has approved the presidential proclamation. Until such approval is given, the president can only suspend the assembly. ठीक है। In cases the parliament failed to approve the proclamation, the assembly would get reactivated. ठीक है। मेरा कहना है कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व तभी होगी जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगा कि जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, उसको अप्रूवल मिलेगी, तभी वहाँ की स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगी। अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट सिर्फ प्रोक्लेमेशन लेते हैं, मतलब प्रोक्लेमेशन उन्होंने रिलीज किया और वो अप्रूव नहीं हुआ पार्लियामेंट से, तो सिर्फ वहाँ की जो असेंबली वो सस्पेंड होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। डिसॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब एक तरह से जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं होगा वो चीज़ तब तक डिसॉल्व नहीं होगी। डिसॉल्व और सस्पेंड में थोड़ा सा अंतर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, दो चीज़ होता है, सस्पेंड हुआ और डिसॉल्व, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब है कार्यकाल ही खत्म कर दिया गया, सबकी मेंबरशिप चली गई। सस्पेंड का मतलब है मेंबरशिप है, जो एमएलए हैं वो एमएलए हैं, ठीक है, बस असेंबली नहीं चल रही है, असेंबली नहीं चल रही है, हाँ असेंबली नहीं चल रही है। तो सस्पेंड में होता है कि एमएलए वो एमएलए बने रहेंगे लेकिन असेंबली नहीं चलेगी। डिसॉल्व में होता है एमएलए एमएलए नहीं होंगे और असेंबली भी नहीं चलेगी, ठीक है। फिर सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स लायबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। फिर क्या है, क्वेश्चन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अंटिल दैट इज डन द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड, ठीक है। क्या कहना है कि अगर जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी के ऊपर, किसी गवर्नमेंट के ऊपर आपने नो कॉन्फिडेंस लाया गया है, तो वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब वो उनको उस हाउस में जाना पड़ेगा, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग उसका जो लोअर हाउस होगा वहाँ पर ही प्रूफ करना होगा कि उनके पास मेजोरिटी है या नहीं है, ठीक है। और अगर जब तक ये नहीं प्रूव कर पाएंगे या डिसअप्रूव कर पाएंगे तब तक वो जो है मिनिस्ट्री वहाँ पे बनी रहेगी, ठीक है।
where a new political party assume power at the center, it will not have authority to dismiss ministries formed by other parties in state. ठीक है. Power under Article 356 is an exceptional power and should be used only occasional to meet requirement of ठीक है. ये 10 प्रोविजन थे. किस में आए थे? ये बम्बई केस में आए थे. ठीक है. बम्बई केस 1994. अच्छे प्रोविजन हैं, इसको देख लेना फिर से. क्वेश्चन आते हैं इसमें. केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज. सरकारिया कमीशन बनी थी, सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन. ठीक है. ये 1988 में थी. सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई केस में. ठीक है. पुंछी कमीशन नहीं, मिशन पुंछी कमीशन में देखा था लास्ट टाइम. ठीक है. फिर इसमें बताया था कि कब प्रॉपर या इम्प्रॉपर माना जाएगा कोई सिचुएशन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है. ठीक है. तो प्रॉपर किस किस केस में है? वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन. ठीक है. वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन द असेंबली नो पार्टी गेट्स सिक्योर मेजोरिटी. मतलब अगर हंग असेंबली हो गए. हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है. ठीक है. 3-4 पार्टीज हैं, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, हंग असेंबली हो गई, तो आप वहाँ उसको प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो वहाँ पे. ठीक है. उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. फिर वेयर द पार्टी हैविंग मेजोरिटी इन असेंबली डिक्लाइन टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड अ कोलिशन मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजोरिटी इन असेंबली. मतलब कह रहा है कि जहाँ जिस स्टेट में कोई एक पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली हो और वो कह रहा हो कि नहीं हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, और गवर्नर के पास कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं मिल रही हो कि जो सक्षम हो कि जो गवर्नमेंट बना ले, तो उस केस में भी आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो. ठीक है. वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर इट्स डिफीट इन द असेंबली एंड नो अदर पार्टी इज विलिंग टू और एबल टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजोरिटी इन असेंबली. ठीक है. where a constitution direction of central government is disregarded by the state government. अच्छा, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी स्टेट गवर्नमेंट को और उसने नहीं माना, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दिया है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं माना, तो भी वहां पर आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो. फिर इंटरनल सबवर्जन वेयर for example, a government is deliberately acting against the constitution and the law or is fomenting a violent revolt. ठीक है. कह रहा कि मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जहां पर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा हो या वहाँ वायलेंट रिवोल्ट की तैयारी हो रही है, वहां पर भी आप इंटरनल ये मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो. फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर द गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन एंडेंजरिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. ठीक है. उस केस में भी लगा सकते हो. फिर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट वुड बी इम्प्रॉपर. ये इम्प्रॉपर के केस कौन कौन से हैं? where a ministry resign or or is dismissed on losing majority support in the assembly and the governor recommends imposition of president rule without probing the possibility of forming an alternative ministry. ठीक है. मतलब मान लीजिए कि कहीं पर भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और गवर्नर ने ये पता किया कि कोई और भी इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं. ठीक है. और उन्होंने कहा दिया कि नहीं सीधे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तो वो भी इम्प्रॉपर माना जाएगा. ठीक है. कि आप डायरेक्टली रिकमेंड नहीं कर सकते, पहले आपको पॉसिबिलिटी देखनी होगी कि वहाँ पे और कोई जो कोलिशन है या पार्टी है वो सरकार बना सकती है या नहीं. ठीक है. आप पहले उसको मौका देगा. अगर तब भी नहीं होता है तब आप रिकमेंड करो कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो. ठीक है. where the governor make his own assessment of the support of a ministry in assembly and recommends imposition of president's rule without allowing the ministry to to prove its majority on the floor of assembly. ठीक है. where the ruling party enjoying majority support in the assembly has suffered massive defeat in general election to the Lok Sabha in such अच्छा 1977 और 1980 में हुआ था. मतलब मान लीजिए कि एक स्टेट में एक पार्टी रूल कर रही है. ठीक है. अब वो जो है नेशनल इलेक्शन हुआ, उसमें हार गए खूब तेज. तो जो नई पार्टी बनेगी यहाँ पर सेंटर में, जो नई पार्टी क्या कहते हैं अपने गवर्नमेंट बना रही है, तो वो इस दूसरी पार्टी वाले उसके स्टेट को नहीं सस्पेंड करेगी इस बेसिस पर कि भाई ये देखो ये तो इलेक्शन हार गए थे जनरल इलेक्शन. ठीक है. तो ये क्योंकि ये केस हो चुका है पहले, इसलिए ये चीज फिर से मेंशन की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा. internal disturbance are internal disturbance not amounting to internal subversion or physical breakdown. ठीक है. अगर कहीं पे इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है. ठीक है. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है थोड़ी बहुत एक्सेसिव नहीं. ठीक है. जहां पर किसी तरह का फिजिकल ब्रेकडाउन या इंटरनल सबवर्जन ना हो रहा हो, उस केसेस में आप नहीं रिकमेंड कर सकते. ठीक है. मैल एडमिनिस्ट्रेशन
in the state or allegation of corruption against the ministry or stringent financial exigencies of state, ठीक है, where the state government is not given prior warning to rectify itself except in case of extreme urgency leading to disastrous consequence, ठीक है। ये सब अलग अलग सिचुएशन है मालाफाइड, जो मतलब इन्होंने देखा था कि दो तरह की सिचुएशन होती है ना, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो ये सब इम्प्रॉपर किस केस में है, वेयर द पावर इज यूज टू सॉर्ट आउट इन इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स ऑफ रूलिंग पार्टी और फॉर अ पर्पस एक्सटर्नल और इरेलेवेंट टू द वन ऑफ विच हैज बीन कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारे प्रोविजन थे से प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत, ठीक है, प्रेसिडेंट कब प्रोक्लेम कर सकते हैं, जब ही सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इज थ्रेटेंड, ठीक है। 38th अमेंडमेंट 1975 में आया था, मेड सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इसको डिलीट किया गया था फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसके लिए कौन सी है, इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर में, ठीक है। जिस दिन ये प्रोक्लेमेशन इशू होगा उसके 2 महीने के अंदर में ये पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए। इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, when the proclamation survive, then the proclamation survive under 30 days from first sitting of Lok Sabha after its reconstitution provided Rajya Sabha has meantime approved, ठीक है। मतलब अगर उन 2 महीनों के अंदर में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा, तो वो जो प्रोक्लेमेशन है वो जब नई लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन तक वो चलेगा, अनलेस अनटिल वो मतलब तभी चलेगा, उसके इसमें चलेगा जब राज्यसभा ने उस समय अप्रूव कर दिया, उन 2 महीने के अंतराल में अप्रूव कर दिया हो उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अगर दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनेट टाइम तक चलेगी जब तक रिवोक ना हो जाए। इसमें देखो, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, ठीक है। तो 2.5-6 महीने वाला कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही 3 साल वाला कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो चलती रहेगी। दिस इम्प्लाइज 2 थिंग्स, देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इस ऑपरेशन, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है। A resolution approving the proclamation of financial emergency can be passed by either house of parliament only by a simple majority and that is majority of members, ठीक है। अप्रूव करने के लिए दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ठीक है। सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट किसी भी समय फाइनेंशियल इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या क्या होते हैं भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व such canons of financial propriety as may be specified in directions, such other direction to any state as president may deem necessary and adequate for the purpose, ठीक है। Any such direction may be included a provision requiring the reduction of salaries and allowance of any of all or any class of persons serving in the state, reservation of all money bills or other financial bills for consideration of president after they are passed by the legislature of state. President may issue directions for the reduction of salaries and allowances all or any class of persons serving the union, the judges of supreme court and high court, ठीक है भाई। ये वाला प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी भी सैलरी कम की जा सकती है, सैलरी और अलाउंस दोनों कम की जा सकती है। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जो सर्व कर रहा है उसकी भी जो सैलरी और अलाउंस है वो कम की जा सकती है, ठीक है। इसके ऊपर कहता कि कोई भी प्रोविजन जो भी सैलरी या अलाउंस से रिलेटेड है, किसी भी जो क्लास सर्विस है, हाँ, उनसे रिलेटेड उनके लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। और जो मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए मतलब उसको रिजर्व किया सकता है, ठीक है, ठीक है।
Thus, during operation of financial emergency, the center requires full control over the state in financial matters. एच एन कुंजरू ने क्या कहा था? फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट. ठीक है. अभी तक अपने यहाँ कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1991 में, लेकिन इमरजेंसी नहीं लगी थी. क्रिटिसिज्म क्या है भाई? क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन. पहला, जब फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है. और यूनियन जो है पूरे पावरफुल हो जाता है. सिर्फ पावर स्टेट बोथ power of the state, both the union and units, will entirely be concentrated in hands of union executive. President will become dictator. ये बढ़िया है. President will become a dictator. फिर financial autonomy of state will be nullified. Fundamental rights will become meaningless, and as the result, the democratic foundation of constitution will be destroyed. ठीक है. एच वी कामत ने कहा था, आई फियर. चाहिए फालतू में इतना बड़ा कोई मतलब नहीं है. ठीक है. बाकी सबके अपने कमेंट हैं, कोई मतलब नहीं है उसका. कृष्णाचार्य क्या बाय मींस ऑफ प्रोविजन. ठीक है भाई. चलो. एचएन कुंजन का था ऐसा भी इनका देखा था. इमरजेंसी फाइनेंशियल प्रोविजंस पोज अ सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. तो पूरा ऊपर वाले कमेंट है. टीटी कृष्णाचार्य क्या था? बाय मींस ऑफ दिस प्रोविजंस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव वुड बी एक्सरसाइजिंग अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप. बढ़िया भाई. फिर कौन है सर? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर लिबर्ट द दे आर वेरी लाइफ एंड ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. महावीर त्यागी ओपिन दैट दे वुड वर्क एज अ सेफ्टी वॉल्व एंड देयर बाय हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कुछ लोग मतलब इसके फेवर में भी थे, देख लो. ठीक है. कब कब लगा है प्रेसिडेंट रूल, कहाँ कहाँ लगा है देख लो. आंध्र प्रदेश में लगा था 1954. सही है. जो 1951 में भी लगा था, लेकिन 1951 में तब शायद कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्टिव नहीं था ना. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन इलेक्शन नहीं हुए थे, ऐसा कुछ था. तो उसको पहले नहीं मान रहा है 1951 का. अच्छा, अब ये आर्टिकल्स हैं और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर हैं. 352 प्रोक्लेमेशन एनर्जेंसी इमरजेंसी. 53 effect of proclamation of emergency. 54 application of provisions relating to distribution of revenues while proclamation of emergency in operation. 55 duty of union to protect state against external aggression and internal disturbance. 56 provision in case of failure of constitution machinery in state. 57 का exercise of legislative power under proclamation of issued under article 356. 58 में क्या suspension of provision of article 19 during emergency. 59 में क्या है? Suspension of the enforcement of the rights conferred by article by part 3 during emergencies. 359 में रिपील हो गया था. 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है. तो इसमें इतने था. ये सब तुमने देख लिया कि आर्म रेबेलियन कब रिप्लेस किया गया था. ठीक है. 352 में क्या है? टर्म कैबिनेट. ठीक है. टर्म कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ कैबिनेट रैंक, ये डिफाइन किया गया. ठीक है. अब बाकी सब तो हमने इसमें देख ही लिया है. ठीक है. तो ये यहीं तक था. तो अगली बार फिर देखेंगे कहाँ, अगली बार कौन सा चैप्टर है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तब तक के लिए धन्यवाद.